सो एज पर इंड AS 23 जो हम बोरोविंग कॉस्ट कंप्यूट करते हैं उसका एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, देखो जब हम लोन लेते हैं ना, तो लोन हमारा दो तरह का हो सकता है। एक तो वो हो सकता है जो हमने स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस लिया है। फॉर एग्जाम्पल हम इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिसकी हमें कॉस्ट पड़नी है 250 करोड़ रुपए। अब इस 250 करोड़ के न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने बैंक लोन लिया जो स्पेसिफिकली इसी के लिए ही लिया है, कोई और पर्पस नहीं था, सिर्फ इसके लिए लिया था। तो इसके लिए इसको हम बोलेंगे फॉर द स्पेसिफिक यूज, है ना, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। तो ये 50 करोड़ का हमने लोन लिया जिसपे 9% का इंटरेस्ट था। इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.5 करोड़ का इंटरेस्ट बैठता है, जो कि हमारी बोरोविंग कॉस्ट होगी, पूरा हमारा कैपिटलाइज हो जाएगा। ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर हमारा बोरोविंग कॉस्ट जो होती है स्पेसिफिक यूज के लिए होती है ना, जो लोन है ये बोरोविंग का जो लोन था ये स्पेसिफिक यूज के लिए था। तो इसको हमने क्या किया, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर यहाँ पे इनकर हुआ था, यानी कि हमने तो ये माना यहाँ पे 50 करोड़ का पूरा इनकर हो गया, तो हमने उसको इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई किया और अपना जो भी हमारा बैठ रहा था यहाँ पे इंटरेस्ट 4.5 करोड़ रुपए का, उसको हमने पूरा कैपिटलाइज कर लिया। सपोज करो अगर 40 करोड़ का यहाँ पे होता तो हम 40 करोड़ से मल्टीप्लाई करते 9% को, और फिर जितना भी बनता उसको हम कैपिटलाइज कर लेते। ठीक है। अब हमारा यहाँ पे ये तो रूल जो अप्लाई हो रहा है ये हो रहा है हमारा स्पेसिफिक यूज के लिए। लेकिन सपोज करो अगर हमारी जो बोरोविंग है ना वो स्पेसिफिक यूज के लिए नहीं था, यानी कि अब कुछ पैसा ऐसा था जो हमने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए नहीं लिया था, वो जनरल पर्पस बोरोविंग थी हमारी, हमारे पास में पैसा आउटस्टैंडिंग चल रहा था। तो उसमें क्या था, अब जैसे सपोज करो ये हमारा 100 करोड़ का तो ये बैंक लोन था। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि ये 100 करोड़ का तो हमारे पास में बैंक लोन है, इसके जो कि 10% के रेट से लिया था, इसके ऊपर हमारा 10 करोड़ रुपए का ये इंटरेस्ट बैठा। फिर हमारा 14% का हमारा डिबेंचर था, जो कि हमने 200 करोड़ के डिबेंचर्स इश्यू कर रखे थे हमने ये। तो टोटल मिला के 28 करोड़ का इसके ऊपर इंटरेस्ट बैठा। और इसका जो टोटल इंटरेस्ट बनता है ना बैंक लोन का इंटरेस्ट, इसका डिबेंचर का जो टोटल इंटरेस्ट बनता है वो हमारा 38 करोड़ का बनता है। ठीक है। अब ये 38 करोड़ का तो टोटल इंटरेस्ट हो रहा है, और लोन का अमाउंट कितना हो रहा है 100 + 200, ये मतलब इसको भी ना डिबेंचर को भी मैं लोन ही बोल रहा हूँ। डिबेंचर और बैंक लोन का टोटल का अमाउंट हो रहा हमारा हो रहा है 300 करोड़, है ना। तो 38 करोड़ को मैंने 300 करोड़ से डिवाइड किया, तो मेरा यहाँ पे कैपिटलाइजेशन रेट निकल के आ जाता है, जो कि मेरा है 12.67% का कैपिटलाइजेशन रेट है। ठीक है। तो देखो 50 करोड़ का जो अमाउंट था, 50 करोड़ के अमाउंट को तो मैंने सिंपली मल्टीप्लाई किया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, उसका मैंने यहाँ पे निकाल लिया कि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बन रहा है। लेकिन ये जो जनरल पर्पस की बोरोविंग थी ना, उससे मैंने पहले कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट किया, जो कि मेरा यहाँ पे आ रहा है 12.67% का मेरा कैपिटलाइजेशन रेट है। ठीक है। तो अब 250 करोड़ इसकी कॉस्ट पड़ी है। ठीक है। ये टोटल 300 करोड़ है, तो 300 करोड़ के ऊपर तो मैं नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं जितना भी मेरा एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है ना क्वालिफाइंग असेट के ऊपर, उसको मैं कैपिटलाइजेशन रेट से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 250 में से 50 का तो मैंने स्पेसिफिक बोरोविंग निकाल लिया, क्योंकि उसका इंटरेस्ट मैं ऑलरेडी यहाँ पे कंप्यूट कर चुका हूँ। तो बचा कितना, 250 में से 50 निकाल के 200 का बचा है, उसको मैंने 12.67 से मल्टीप्लाई किया, तो 25.34 करोड़ का मेरा यहाँ पे बोरोविंग कॉस्ट, जो कि जनरल पर्पस बोरोविंग से थे, वो निकल के आ जाती है। टोटल बोरोविंग कॉस्ट के लिए मैंने क्या किया, स्पेसिफिक लोन जो था 4.5 करोड़ का, मतलब स्पेसिफिक लोन पे जो 4.5 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया था, प्लस जनरल पर्पस लोन पे जो 25.34 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया, उसको जोड़ के मेरा 29.84 करोड़ का मेरा यहाँ पे, है ना, टोटल कॉस्ट आ जाती है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है कैपिटलाइजेशन रेट का कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज बोरोविंग कॉस्ट देखते हैं ऑफ ऑन ऑल आउटस्टैंडिंग बोरोविंग ऑफ द एंटिटी। तो यहाँ पे हमारा पीरियड मैंने कंसीडर नहीं किया था, अगर पीरियड भी इसमें दिया होता तो हम यहाँ पे वेटेड एवरेज निकालते कितने, है ना, टाइम के लिए रहा है। वेटेड एवरेज बोरोविंग कॉस्ट लेते हैं और टोटल आउटस्टैंडिंग जो होती है एंटिटी की, उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें कैपिटलाइजेशन रेट निकल जाता है। और ये इसके लिए किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ क्यूए मतलब क्वालिफाइंग एसेट के लिए ही होता है ये, है ना। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो है यहाँ पे देखो, द अमाउंट ऑफ बोरोविंग कॉस्ट दैट एंटिटी कैपिटलाइजेस ड्यूरिंग द पीरियड शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ बोरोविंग कॉस्ट इट इनकर्ड ड्यूरिंग द दैट पीरियड। तो यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो भी हमारी बोरोविंग कॉस्ट होती है ना, जिसको हमने कैपिटलाइज करना है, वो हमेशा मतलब इक्वल टू और लेस देन होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल टू लगाना भूल गया था मैं, इक्वल टू और लेस देन होना चाहिए ऑफ द टोटल बोरोविंग कॉस्ट इनकर्ड,
है ना, यानी कि उससे तो ज्यादा एक्सीड कर नहीं सकती ना, जितना एंटिटी ने टोटल कॉस्ट पे किया है, इंटरेस्ट बोरोविंग कॉस्ट पे किया है, उससे ज्यादा तो आप कैपिटलाइज कर ही नहीं सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज है कि इन सम सर्कमस्टेंस इट इज अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड ऑल बोरोविंग ऑफ द पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरीज व्हेन कंप्यूटिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द बोरोविंग। और कुछ सर्कमस्टेंसेज में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ सर्कमस्टेंस में तुम क्या करेंगे, पेरेंट, सब्सिडरी वन, सब्सिडरी टू, सब ने जो लोन लिए होंगे ना उन सबको हम इकट्ठा करेंगे, उनका हम एक साथ ही कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लेते हैं। कुछ सर्कमस्टेंसेज में ये अप्रोप्रिएट नहीं होता, तो हम वहां पे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी जो होती है उसी का हम लाइक वेटेड एवरेज कॉस्ट देखते हैं, और उसको हम टोटल आउटस्टैंडिंग से डिवाइड करके कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं। और तीसरी चीज है यहाँ पे कि ऑल द जनरल पर्पस बोरोविंग ऑफ द एंटिटी ड्यूरिंग दैट पीरियड एज स्टेटेड इन द अबव फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला ना, shall exclude the borrowing made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset until substantially till all activities necessary to prepare for the asset intended for use are complete, है ना। तो जो जनरल पर्पस बोरोविंग होती है ना, वो पता है क्या होता है ना, जनरल पर्पस बोरोविंग में क्या होता है, जो हमारी टोटल बोरोविंग होती है उसमें से हम स्पेसिफिक बोरोविंग को घटा देते हैं, तो हमारा जनरल पर्पस बोरोविंग हमारे पास में आ जाता है ना। और ये जो कैपिटलाइजेशन होता है वो हमारा कब तक का होता है, मतलब जब भी हमारी एक्टिविटीज कैरी आउट हो जाती है ना, टू प्रिपेयर दैट असेट फॉर द इंटेंडेड यूज, है ना, तभी से हम इसको कैपिटलाइज करना शुरू करते हैं। ठीक है।